हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी की शॉर्ट न्यूज़ को देखेंगे ना। वो पिछले वीडियो में हमने अदर टॉपिक्स को कवर किया था, लेकिन स्टोरेज ना होने की वजह से वीडियो जो है वो लेंथी हो गई थी। इस वजह से इसका दूसरा पार्ट जो है वो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। नाउ शॉर्ट न्यूज़ में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड को लेकर है। तो इस बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया है आरबीआई ने। ये 6 मेंबर बोर्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये किसके अंडर आता है? ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर आता है। ठीक है, किसके अंडर? पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर आता है। ये जो बोर्ड है 6 मेंबर का, ये हमारे पुराने वाले बोर्ड को रिप्लेस करेगा। तो पुराना वाला बोर्ड कौन सा है? बोर्ड फॉर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस वाले बोर्ड को ये रिप्लेस करेगा। नाउ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में जानते हैं। इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर क्या है? एज पर सेक्शन 3 ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट सिस्टम एक्ट, जो बोर्ड है इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे और कितने मेंबर्स होंगे, ये इसमें मेंशन है। नो, जो गवर्नर है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। बात समझ में आई? नो, डिप्टी गवर्नर जो है किसका? आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है ये इंचार्ज है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा इस बोर्ड का। नौ, एक ऑफिसर, ठीक है, एक ऑफिसर आरबीआई का जिसको नॉमिनेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है, वो इसको नॉमिनेट करेगा। ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। नौ, हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 बंदे। एक तो खुद गवर्नर है आरबीआई के, दूसरा डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, ठीक है, और तीसरा जो है वो एक ऑफिसर है आरबीआई के। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फिर बाकी 3 मेंबर्स। ये जो 3 मेंबर्स हैं ये कहाँ से आएंगे? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज होंगे ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर्सन्स को नॉमिनेट करेगी, उन मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट होंगे पेमेंट सिस्टम में, आईटी में, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में, इसके साथ साथ लॉ। तो इन फील्ड्स में ये लोग क्या होंगे? एक्सपोर्ट होंगे। टर्नओवर की बात करें तो 4 इयर्स। ये नॉट एलिजिबल है री नॉमिनेशन के लिए, दोबारा ये एलिजिबल नहीं है। आई बात समझ में? नो, रेजिग्नेशन को अलाउ किया जाएगा लेकिन विद 6 वीक नोट्स के साथ। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोर देन 70 इयर्स, ठीक है, बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड क्रिमिनल कन्विक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? नो, प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर जो आरबीआई का है वो प्रोमिनेंट इनवाइटी है। नो, आरबीआई इनवाइट कर सकती है एक्सपोर्ट्स को, परमानेंट एज वेल एज एडहॉक। किसके लिए? मीटिंग्स के लिए। नो, मीटिंग कब कब चलेगी? एटलीस्ट 2 बार हर साल इनको मीटिंग करनी है। ठीक है, विद quorum ऑफ 3 मेंबर्स।
कम से कम कितने होने चाहिए? 3 मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग के लिए, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, ठीक है, या फिर डिप्टी गवर्नर इन हिज एब्सेंस एंड नॉमिनेटेड मेंबर। अगर गवर्नर नहीं होगा, चेयरमैन जो है, गवर्नर तो चेयरमैन है, वो नहीं होगा तो डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर साहब भी नहीं होंगे तो फिर नॉमिनेटेड ऑफिसर जो है वो होना चाहिए। डिसीजन कैसे बनाएंगे? मेजॉरिटी के थ्रू डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे। चेयरपर्सन, ठीक है, और अगर चेयरपर्सन नहीं तो फिर डिप्टी गवर्नर ये होगा, ठीक है, इसके पास कास्टिंग वोट होगा इन केस ऑफ ताई के दौरान ये इसको यूज़ करेगा, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, तो इसके बारे में देखते हैं, इसका गोल क्या है? रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना पेमेंट सिस्टम को इंडिया में, फ्रॉम मैनुअल क्लियरिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगी या देखती भी है। कस्टमर प्रोटेक्शन, ये प्रिवेंट करता है अनफेयर चार्जेस को और इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। तो रुपीज को इंटरनेशनलाइज करना है, ठीक है। नाउ आरबीआई ने अनवील किया है नए मेजर्स को, किस लिए? टू प्रमोट वाइडर इंटरनेशनल यूज ऑफ इंडियन रुपीज, ताकि जो इंडियन रुपीज है इनको प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल यूज के लिए, ठीक है। एक्सपेंडिंग बोथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, ठीक है। जब हम ट्रेड को एक्सपेंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को एक्सपेंड करेंगे तो रुपीज़ जो है ये भी इंटरनेशनली यूज़ होगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़, इसका मतलब क्या होता है? अलाउ करना इंडियन रुपीज़ को ग्लोबल ट्रेड के लिए, ठीक है, ताकि हम जो इंडियन रुपीज़ हैं इसको ग्लोबल ट्रेड में यूज़ कर सकें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर सकें। नाउ की मेजर्स कौन कौन से यहाँ पे अनाउंस हुए? लोन इन इंडियन रुपीज़ टू नॉन रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट्स, अथोराइज्ड डीलर बैंक्स जो कि इंडिया में हैं और इसके जो ओवरसी ब्रांचेस हैं कहाँ पे? अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। ये क्या करें? ये लोन दें, ठीक है, पर्सनस को जो कि भूटान में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं और श्रीलंका में रहते हैं, ठीक है। इसमें बैंक्स भी इंक्लूड हैं। हम लोन प्रोवाइड करेंगे लेकिन इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। जो रेजिडेंट कहाँ पे रहते हैं? भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, तो इसमें हमने बैंक्स को भी इंक्लूड रखा है। नाउ एस्टैब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट्स, ठीक है। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड ये ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट्स को एस्टेब्लिश करेगा रुपीज़ के लिए अगेंस्ट मेजर ग्लोबल करेंसीज। करेंटली अगर हम बात करें तो आरबीआई ने पब्लिश किया है रेफरेंस रेट को फॉर यूएस डॉलर, यूरो, ठीक है, जापानीज यिन एंड स्टारलिन, इनके अगेंस्ट में रेफरेंस रेट को पब्लिश किया है आरबीआई। नाउ वाइडनिंग यूज ऑफ स्पेशल रुपी वास्त्रो अकाउंट्स, ठीक है। जो स्पेशल रुपी वास्त्रो अकाउंट्स हैं, जो ये SRVA बैलेंस है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट के लिए इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स में। नाउ अगर मैं सिलो पढ़ा रहा हूँ तो आप 1.5x में देख सकते हो या फिर 1.75x में देख सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा ही स्लो है तो फिर आप 2x की स्पीड में दौड़ा सकते हो, ठीक है।
नो। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो सरप्लस वास्त्रो बैलेंस होती थी, उसको अलाउ किया जाता था टू इन्वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। नाउ बेनिफिट्स क्या है जब हम रुपीज़ को या फिर इंटरनेशनलाइज करेंगे करेंसी को, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इंटरनेशनल करेंसी के। नाउ जो फॉरेक्स रिजर्व की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो कम होगी। ठीक है, अगेंस्ट यूएस डॉलर। आई बात समझ में। इट इंश्योर्स इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। ठीक है। नाउ ट्रेड इन्फ्लुएंस को बूस्ट कर सकेंगे, ट्रेड इन्फ्लुएंस जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में। जो पोजीशन है रुपीज़ की एज अ स्टेबल रीजनल करेंसी वो इम्प्रूव होगी। और इंडिया का जो रूल है ग्लोबल ट्रेड में वो एनहेंस होगा। स्पेशल रुपी वास्त्रो अकाउंट, ये अकाउंट है। ठीक है, इसको फॉरेन बैंक्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं इंडियन बैंक में, टू फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली इन इंडियन रुपीज़, बिना किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किए, डायरेक्टली इंडियन रुपीज़ में ट्रांजैक्शन करना। ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसीज को लेकर है। नाउ आरबीआई ने रिसेंटली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस दिया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को टू ओवरसी एनबीएफसीज। ठीक है। जो ये फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है ना। एसआरओ स्टेटस जब हम देंगे किसको, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को, तो ये एनबीएफसीज के लिए बेटर गवर्नेंस को इंश्योर करेगा। नाउ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो ये जो एसआरओ है ये ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सेक्टर। ठीक है, फास्टर एडवांसमेंट एंड यहाँ पे क्रिटिकल इंडस्ट्री कंसर्न्स को एड्रेस करना है इन द ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम। किसमें? ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम में। नाउ लीगल बैंकिंग, आरबीआई's omnibus framework for recognizing self-regulatory organization, SROs एंड बाकी जो रिलेटेड इंटिटीज़ हैं उनके लिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ एसआरओज जो है इसको सेटअप किया जाएगा एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, और ये रजिस्टर्ड होगी अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। यहाँ पे अच्छी खासी नेटवर्थ होनी चाहिए, सफिशेंटली डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। नो एंटिटी शैल होल्ड 10% और मोर ऑफ इट इज पेड अप शेयर कैपिटल एंड इट मस्ट रिप्रेजेंट दिस सेक्टर। ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की। टुवर्ड्स मेंबर्स की बात करें तो ये कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेम करना, गवर्नेंस रिड्रेसल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को, आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क को सेटअप करना। टुवर्ड्स रेगुलेटर अगर हम बात करें तो इंश्योर करना रेगुलेटरी कंप्लायंस, सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करना सेक्टर के डेवलपमेंट को, इनोवेशन को फास्टर करना और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को डिटेक्ट करना। ठीक है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बाय लॉज जो है
ये मैनर प्रोवाइड करेगा जो बॉडी है उसके गवर्निंग फंक्शन को लेकर, एंड ये स्पेसिफाई करेगा एसआरओज के फंक्शंस को भी। ठीक है, एट लीस्ट 1/3 जो मेंबर्स है बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें चेयरपर्सन भी है, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नाउ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करते हैं। ये जो कंपनीज हैं एनबीएफसीज, ये रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंगेज करना इन लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज एट्सेट्रा। ठीक है, ये डिफरेंट से बैंक से ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, एंड ये जो है ये आउटसाइड है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से, ये चेक्स को इशू नहीं कर सकते। स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9000 NBFCs हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं RBI के साथ एज ऑफ 2024। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 101 को लेकर है। नाउ रिसेंटली RBI ने सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव जो भी बैंक्स हैं उनको रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर कवर किया है। नाउ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कस्टमर्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज़ को प्रोवाइड करता है स्पीडी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि एक स्पीडी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म है। तो कवरेज की बात करते हैं, अब तक क्या क्या कवर किया गया है यहाँ पे। ऑल कमर्शियल बैंक्स, सारे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और जिनका डिपॉजिट शायद 50 करोड़ है उनको यहाँ पे कवर किया है। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसमें हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, NBFCs, वो NBFCs जिनको ये अथोराइज किया गया है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं और जिनका कस्टमर इंटरफेस है, जिनके पास कस्टमर इंटरफेस है। ठीक है, और इनका जो एसेट साइज है वो 100 करोड़ है विद एन एसेट साइज ऑफ 100 करोड़। ठीक है, इनको कवर किया गया है। ऑल सिस्टम पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग सिस्टम प्रोवाइडर्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं पेमेंट सिस्टम में इन अकॉर्डेंस विद द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, इसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इंक्लूड हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेट करता है 3 ओम्बड्समैन स्कीम्स को। RBI की जो 3 ओम्बड्समैन स्कीम्स हैं उनको ये इंटीग्रेट करता है। कौन कौन सी स्कीम? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर NBFCs 2018। ठीक है, 2018 की ये स्कीम है। ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। ये 3 जो हमारे ओम्बड्समैन हैं इनको इंटीग्रेट करता है ये वाला ओम्बड्समैन जो अब RBI ने यहाँ पे रिलीज किया है। ठीक है, ये अडॉप्ट करता है वन नेशन वन ओम्बड्समैन। ठीक है, इस अप्रोच को ये अडॉप्ट करता है। ठीक, तो ये RBI के ओम्बड्समैन मैकेनिज्म जुरिस्डिक्शन को न्यूट्रल बनाता है। ठीक है, पावर क्या है? ओम्बड्समैन कैन अवार्ड अप टू 20 लाख इन कंपनसेशन प्लस अप टू 1 लाख फॉर कंप्लाइंट्स टाइम एक्सपेंसेस, और जो भी मेंटल डिस्ट्रेस या फिर हरासमेंट फेस किया होगा उसको ये उस कंपनसेशन को ये प्रोवाइड करता है। कौन? ये ओम्बड्समैन, इसके पास ये पावर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नो, RBI ने कुछ नए इनिशिएटिव्स को यहाँ पे अनवील किया है। तो रिसेंटली RBI
अनवील करता है इनिशिएटिव्स को, जैसे कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, रिटेल बुक्स, ठीक है, और टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बोलूँगा। यूएलआई जो है ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, एंड टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सीडीज को आप याद रखना, ठीक। यूएलआई जो है ये किस्म का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एग्रीगेट करेगा डाटा को मल्टी डाटा सोर्सेस से, और जो अवेलेबल होगा लेंडर्स के लिए, ताकि लेंडर्स जो हैं वो अच्छे से क्रेडिट असेसमेंट कर सकें, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो क्रेडिट डिलीवरी है उसको एनहेंस करेगा। इसका मकसद है एनहेंस करना डिलीवरी ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट डिलीवरी को एनहेंस करना। नाउ सीबीडीसी रिटेल बुक्स की अगर हम बात करें तो ये फिनटेक फर्म्स के लिए है, टू इनोवेट एंड टेस्ट सॉल्यूशंस। आए बात समझ में। सीबीडीसी जो है ये डिजिटल वर्जन है फेट करेंसी का, तो इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है वो इशू करता है। आई बात समझ में ना। टोकनाइजेशन ऑफ सीडी, ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है जो सेटलमेंट्स से, ताकि सेटलमेंट्स फास्टर हो सके, लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना, और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको एनहेंस करना, ठीक है ना। टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें हम डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं जो कि टोकन कहलाता है एज अ रियल वर्ल्ड एसेट, जैसे कि स्टॉक से, ठीक है। सीडी जो है ये एक निगोशिएबल मनी मार्केट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एंड इशूड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ promissory note against funds deposit एट अ बैंक, या फिर बाकी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब हम क्या करते हैं फंड्स को डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही हम फंड्स को डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे सीडी जो एक निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इसको इशू किया जाएगा। ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म है किसकी, नोट्स की, प्रोमिसरी नोट्स की अगेंस्ट फंड डिपॉजिट एट बैंक, ठीक है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड जो है इसकी वो अप टू 1 ईयर है, ठीक है, ठीक है, और मिनिमम अगर हम बात करें तो 7 डेज है। आई बात समझ में, ओके। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्वामी फंड को लेकर है। तो ये एक गवर्नमेंट बैक्ड फंड है। स्वामी की फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। आरबीआई ने कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस को भी इशू किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। नव स्वामी फंड ये 2019 की है। ये कैटेगरी सेकेंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कोई भी फंड विच इज़ एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है, विच इज़ अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। क्या है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो कि फंड्स को कलेक्ट करती है फ्रॉम सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स से, वेदर वो इंडियन है या फिर फॉरेन है, ठीक है। नाउ सिबी जो है वो रेगुलेट करती है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को। फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड है, इसमें एंजल फंड्स भी इंक्लूड होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ सेटल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। फंडिंग मैनेजर एसबीआई वेंचर लिमिटेड जो है वो फंड मैनेजर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, नाउ एंगल स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जॉफ्री हिंटन, जिसको 2024 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, इसने वार्न किया है कि जो एआई है ये मॉडर्न एंगल स्पोर्ट्स को ट्रिगर कर सकता है। नाउ एंगल स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। देखो, एक तो मैं सिलो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सिलो हूँ, आपके पास टेक्नोलॉजी है और आप उसको 1.5 या 2x की स्पीड पे दौड़ा सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में।
दूसरा, मैं सच बताता हूँ कि मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ। कोई मैं ये स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है जो कि रटा हुआ होगा, बार बार पढ़ा हुआ होगा। इकॉनमी है, पॉलिटी है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री है एट्सेट्रा, जो कि स्टैटिक है। ये करंट है, और ये डायनामिक चीज़ है। ये एंगल पोज मैंने पहली बार मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा, बी हॉनेस्टली। तो इसलिए मैं स्लो हो सकता हूँ और आप इसको दौड़ा सकते हो, ठीक है। और मेरे पास उतने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हैं, ठीक है। कोई माइक नहीं है, कोई साउंड कार्ड नहीं है जिससे मेरा साउंड एकदम बढ़िया आए। तो कोई टैब नहीं है, कोई पेन नहीं है। छोटा सा फ़ोन है पुराना, ठीक है, वो भी मुझे लग रहा है कहीं 8 साल पुराना, ठीक है। तो इसलिए कभी कभार आदमी वो चीज़ें बता देता है जो कि वहाँ पे लिखी भी नहीं होती। मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पढ़ा रहा था, वहाँ पे 1.1 बिलियन लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। उसका हाफ जो है वो 6 कंट्रीज़ में रहते हैं। वहाँ पे नेपाल का नाम ही नहीं था, वहाँ पे नेपाल ख्वाब में नहीं था। तो मैंने इंडिया की जगह नेपाल बोल दिया, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, वो इंडिया है वहाँ पे। बात समझ में आई? देन ओके। तो मेरे पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, उतना मैं कोई हाई फाई टीचर नहीं हूँ, उतना मैं, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मजबूरी का नाम क्या होता है? इंदिरा गांधी होता है, ठीक है। मजबूरी का नाम इन्वेंशन है, ठीक है। जैसे जैसे मजबूरी पड़ती जाएगी तो वैसे वैसे इन्वेंशन भी होता जाएगा ना। तो यही बात मेरे साथ भी है। तो मेरी अभी मजबूरियां हैं, ठीक है। बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आई बात समझ में। अब पर्सनल चीज़ें हैं। अ, हम तो फ़कीर हैं, झोला लेके चल पड़ते हैं, आई बात समझ में। नाउ, तो एंगल स्पोर्ट्स के बारे में बात करें। ये टर्म जो है, ये किसने दी थी? ये ऑक्सफोर्ड के एक इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट एलन ने दी थी, ठीक है। अगर कहीं पे गलत भी होगा तो बिना किसी अ, मतलब बेइज्जती के, ठीक है, बिना किसी डिसरेस्पेक्ट के। मैं नहीं कहता कि रेस्पेक्ट करो, बस इतना बता दो भाई कि यहाँ पे आप गलत टोक दिया है, थोड़ा सा करेक्ट कर दो बस, ठीक है। कोई मतलब सब कुछ पढ़ के सब कुछ करके आया नहीं होता। हर किसी को करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आगे काम होता है, ठीक है। वहीं से अगर कोई मदर के पेट से अगर कोई बन के आता है तो फिर हम होते ही ना कहीं, ठीक है। फिर या फिर हम भी एयर में ही मतलब फ्लाई करते, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। हाँ, होता है, प्रिविलेजेस होते हैं। मैं हॉनेस्टली बताता हूँ, मतलब मैं जिस रूम में हूँ, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ टांगे खोल के। तो अगर मैं बात करूँ, एक जगह पे मैं ऐसे ही चला गया, पता नहीं किस वजह से। तो वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का, एक एस्पेरेंट का स्टडी रूम देखा। मैं शॉक हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया। एक मुझे लगता है करोड़ क्या है, करोड़ इज़ नथिंग। वहाँ पे वो रूम, मेरे हिसाब से वो रूम 10 करोड़ का होगा। वहाँ पे एक एक लग्जरियस आइटम है। मैं वहाँ पे जो उस रूम में लाइट्स थी, मैं उसको काउंट नहीं कर पाया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो गर्ल का रूम है। फिर उसका जो वो कॉस्मेटिक है, मुझे मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा उतना कॉस्मेटिक्स, मैं नहीं देख पाऊँगा, आई थिंक। मतलब ज़िंदगी में साबुन के सिवा मतलब क्या ही यूज़ किया है, आई थिंक, ठीक है। किया भी होगा तो 1 रुपीज़ का क्लिनिक प्लस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैं शॉक हो गया वहाँ पे।
उस रूम की लाइट्स को देख के, उसमें कितने लाइट्स हैं, फिर डिफरेंट प्लेसेस हैं, स्टडी टेबल के अलग, लेग्स के लिए अलग, सोने के लिए अलग, बैठने के लिए अलग, लाइट अलग, ये चीज़ अलग, वो चीज़ अलग, कॉस्मेटिक इतना है वहाँ पे, इतना है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो रूम है वो मेरे हिसाब से वो 10 करोड़ का वहाँ पे उस रूम में सामान होगा, वो चीज़ें होंगी, लग्जरियस चीज़ें हैं। तो फिर मेरे रूम की अगर बात करें, बस चंद किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक चटाई है वो नीचे, और एक कंबल है वो मेरे ऊपर, बस भाई इतना कुछ है। और मैं घर से दूर 200 किलोमीटर, ठीक है। खुद ही खाना बनाना, खुद ही ये, क्या ही बताएं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किस किस किन किन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। चलो खैर, देखते हैं कब तक ऊपर वाले ने रखा होगा। जब तक ज़िंदा हैं तब तक तड़पना है, जब तक सांस है तब तक तड़पना है, ठीक है। तब तक जो हार्ट है वो तड़पता रहेगा, अंदर से हार्ट तड़पता रहेगा और बाहर से हम तड़पते रहेंगे। जब तक सांस ख़त्म हुई, अंदर से हार्ट का तड़पना बंद, बाहर से हमारा तड़पना बंद, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। नाउ ये रेफ़र करता है एक पैराडॉक्स को, ठीक है। वो कब का है? अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो ब्रिटिश में कब रेवोल्यूशन आया? 1780 से 1840 के दरमियान ये जो चीज़ें हैं उसी को ये यहाँ पे रेफ़र करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जब इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, लेकिन वेजेस जो हैं वो वैसे की वैसी ही रही। फॉर इंस्टेंस, ये मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो ऐसे ऐसे करके इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया, आई बात समझ, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इंक्रीमेंट है, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से रेवोल्यूशन आता गया, तो इस पॉइंट पे जाके ये टिक गया। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो जो वेजेस हैं वो कहीं ऐसे रह गई, ठीक है। वेजेस ऐसे रह गई, फ्लैट रह गई, वेजेस नहीं इंक्रीज हुई, वेजेस इंक्रीज हुई ही नहीं। तो यहाँ पे कंसर्नस हैं, ठीक है, कि एआई ड्राइवन इकोनॉमी जो है ये रेप्लिकेट कर सकती है एंगलस पोस्ट को, ठीक है। जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एग्जिस्ट करती है, लेकिन या इकोनॉमिक ग्रोथ एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो गेन है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, बहुत सारे लोग जो है वो पीछे रह भी रहे हैं। आई बात समझ में? नाउ एस्पेक्ट्स, यहाँ पे हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे मॉडर्न एआई ड्रिवन इकोनॉमी की बात करेंगे। नाउ ड्राइवर ऑफ चेंज, यहाँ पे मैकेनाइजेशन एंड स्टीम पावर, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग, ठीक है। टाइम फ्रेम की बात करें 1780 टू 1840, ठीक है, ये टाइम पीरियड थी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कौन सी है? 2020 टू 2030, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। नाउ प्रोडक्टिविटी ट्रेंड, शार्प इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यहाँ पे आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है थ्रू ऑटोमेशन, ठीक है। नाउ वेज रेस्पॉन्स, रियल वेज ये स्टैग्नेंट रही, ठीक है। वेज जो है लो और मिड स्किल वर्कर्स वो यहाँ तो स्टैग्नेंट है या फिर कम होती जा रही है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन, कैपिटल एंड इन्वेंटर्स इनरिच्ड, ठीक है। तो ये कैपिटल और इन्वेंटर्स के पास ही, ठीक है। यहाँ पे टेक फर्म्स, इन्वेस्टर्स, हाई स्किल्ड एआई
वर्कर्स जो हैं उनको बेनिफिट है, बाकी बस तुम्हारे बस की बात नहीं। नाउ सोशल आउटकम, अर्बन इनइक्वलिटी और वर्कर अनरेस्ट। यहाँ पे सिकल पोलराइजेशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, इनइक्वल एक्सेस ऑफ सेक्टर्स एंड कंट्रीज। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था हमारा किसके बारे में, एंगल्स पॉज के बारे में। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वेटेड एवरेज कॉल रेट को लेकर है। नाउ आरबीआई कंटिन्यू करेगा जो ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट का यूज़ है उसको एज अ ऑपरेटिंग टारगेट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये WACR वेटेड एवरेज कॉल रेट क्या होता है? ठीक है, ये एक एवरेज इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे एक बैंक दूसरे बैंक से ओवरनाइट के लिए पैसा जो है वो बारो करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपके पास आऊँगा, भाई रात के लिए 1,000 रुपया दे दूँ, सुबह वापस कर दूँगा, जस्ट फॉर वन डे। ठीक है, इसी तरह जस्ट फॉर वन डे एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है। ये रिफ्लेक्ट करता है शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ मनी। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में तो आरबीआई को हेल्प होती है, और आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर करता है कि कितना डिफ़िकल्ट है या कितना इजी है बैंक्स के लिए फंड्स को हासिल करना। ठीक है, अगर वेटेज एवरेज कॉल रेट ऊपर चला जाता है, इसका मतलब ये है कि मनी जो है वो कॉस्टलियर हो गई है। ठीक है, अगर ये डाउन चला जाता है, इसका मतलब ये है कि मनी जो है वो ईजियर हो गई है, हम पैसे को आसानी से हासिल कर सकते हैं। बात समझ में आई? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बात करते हैं। नाउ IMF ने अंदाज़ा लगाया कि इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट है 2025-26 के लिए वो 6.6% है। ठीक, जो कि इससे पहले 6.4% थी, और 2026-27 के लिए इन्होंने कहा कि 6.2% रहेगी। ठीक है, ये कहाँ पे बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बताया। नो ग्लोबल जो ग्रोथ है उसका क्या अंदाज़ा इन्होंने बताया, जो ग्लोबल प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो स्लो जा रही है, फ्रॉम 3.3 इन 2024 में, 3.2 इन 25, 3.1 इन 26। ठीक है, आई बात समझ में? WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसको पब्लिश कौन करता है? IMF इसको पब्लिश करती है। पर्पस क्या है? पर्पस है एनालिसिस को प्रेजेंट करना और अंदाज़ा लगाना किसका, वर्ल्ड इकोनॉमी का, इन नियर एंड दी मीडियम टर्म्स पे। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये एक अंदाज़ा लगाती है। ठीक, तो साल में 2 बार इसको पब्लिश किया जाता है अपडेट्स के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसका पर्पस क्या है? यह रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड करता है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, और जो पोटेंशियल सिस्टमैटिक वीकनेसेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना बिफोर द लीड टू क्राइसिस। ठीक है, की फाइंडिंग्स, टाइटनेड ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क में। ठीक है, मेजर पॉलिटिकल जो हमारी रिस्क इवेंट्स हैं उनका क्या रोल है, स्पेशली मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स, तो इस वजह से सब्सटेंशियल डिक्लाइन हो गया है स्टॉक्स में, और प्राइसेस भी राइज हो गई हैं। ये जो रिपोर्ट है
ये रिलीज़ कौन करता है? आईएमएफ करता है। तो आईएमएफ और कौन कौन से रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये हमने इधर पढ़ा, और इसके साथ साथ फिजिकल मॉनिटर, ये रिपोर्ट भी आईएमएफ रिलीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते। नौ पीएम सीतू के बारे में बात करते हैं। तो पीएम सीतू की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीज। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कितना? 60,000 करोड़। ठीक है, इसका बजट लेआउट है। ना, यहाँ पे एम क्या है? ट्रांसफर करना 1,000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस इंडिया इनटू मॉडर्न इंडस्ट्री अलाइन्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, पीएम सीतू फॉलो करेगी हब एंड स्पोक मॉडल विद 200 हब आईटीआई, जो कि लिंक्ड हैं 800 स्पोक आईटीआईज के साथ। हर एक हब में फैसिलिटीज़ होंगी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर फैसिलिटीज़ होंगी। ठीक है, प्लेसमेंट सर्विसेज। आई बात समझ में? ये चीज़ें यहाँ पे इक्विप्ड होंगी। मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे न्यू डिमांड ड्राइवन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज है उनको इम्प्रूव किया जाएगा इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके। स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटअप किया जाएगा। आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे पाथवेज क्रिएट किया जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म डिप्लोमास, शॉर्ट टर्म कोर्सेस एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स को लेकर। ठीक है, 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ किया जाएगा इन भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना, कानपुर उत्तर प्रदेश, लुधियाना पंजाब। ठीक है, एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विद ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस से सर्व करते हैं एज अ बैकबोन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया सिंस 1950। ठीक है, एक्रीडेशन मैनेज करता है बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। स्टेटस की बात करें, अराउंड 15,034 ITIs हैं हमारे पास, जो कि ऑपरेशनल हैं, विद 78% प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, स्कीम्स आप देख सकते हो, STRIVE है, मॉडल ITI है, SEDI है, एनहेंस स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। आई बात समझ में? नो, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नो, अगला टॉपिक, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रोड टैप स्कीम, रेड टैप नहीं, यहाँ पे रोड टैप स्कीम है। रिमिशन किसको लेकर? ड्यूटीज को लेकर और टैक्सेस को लेकर। किस पे? एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, और इसको अब एक्सटेंड किया गया है टिल मार्च 2026 तक। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है रीइंबर्स टैक्सेस, ड्यूटीज एंड लेवीज एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ठीक है, दैट आर नॉट रीफंडेड अंडर एनी अदर मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि रिफंड नहीं होती किसी दूसरे मैकेनिज्म में। ठीक है, रिड्यूस करना हिडन कॉस्ट उसको, एंड इंडियन एक्सपोर्ट्स को मोर कम्पिटिटिव बनाना ग्लोबल मार्केट पे। ठीक है, स्कोप क्या है? ये कवर करेगा टैक्सेस को। ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान लगती हैं एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे।
ठीक। नाउ वी राइज इनिशिएटिव की बात करते हैं। वी राइज वुमेन एंटरप्रेन्योरिंग री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नाउ अबाउट वी राइज इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया है नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने। अंडर इट इज़ अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव, ठीक है, अलॉन्ग विद DP वर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प करना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? वुमेन लीड MSMEs टू स्केल अप देयर बिजनेस ग्लोबली थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करना है, ठीक है, मॉनिटरशिप प्रोवाइड करना है एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन अंडमान को लेकर बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो श्री विजयापुरम है, यहाँ पे नेचुरल गैस जो है उसका कोरेनस है, जो कि 17 किलोमीटर है फ्रॉम द शोरी लाइन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड, ठीक है। नाउ इंडिया का जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि यहाँ पे 371 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस हैं वो प्रेजेंट है अंडमान निकोबार बेसन पे। जियोलॉजिकली अगर बात करें तो जो अंडमान बेसन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लाइज करता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार बेसन, जो कि बंगाल आर्कन सेडिमेंट्री सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। बात समझ में आई? नो। टेक्टोनिक सेटिंग की बात करें तो इंडियन एंड बर्मीज प्लेट्स पे, जो इंडियन एंड बर्मीज प्लेट की बाउंड्री है, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स क्रिएट हुए हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स को एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स जो कि जो कि हाइड्रोकार्बन्स के एक्यूमुलेशन को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अर्लियर यहाँ पे गैस को डिस्कवर किया था इन एडजेसेंट बेसन अलॉन्ग, अगर हम बात करें नारद सुमित्रा इंडोनेशिया, इरावड़ी म्यांमार, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी है ये अलाइन करती है इंडिया के विजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग गैस बेस्ड इकोनॉमी बाय 2030, ठीक है। और जो शेयर है नेचुरल गैस का प्राइमरी एनर्जी बास्केट में तो 50% बाई 2030 ये भी इंक्रीज होगा। करेंटली जो इंडिया का नेचुरल गैस प्रोडक्शन है वो कितना है? 50% ये मीट करता है। बाकी जो है डिमांड का 50% ये प्रोडक्शन मीट करता है। बाकी जो है वो हम इंपोर्ट करके फुलफ़िल करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? कतर, US, UAE, ये मेजर सोर्सेस से इंडिया के लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट को लेकर। ना इनिशिएटिव्स क्या है नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है, ये हमने लाई। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, और भी बाकी इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल डाटा रिपोजिटरी, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम, ठीक है। इसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन नेचुरल गैस सेक्टर में। आई बस समझ में? नो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स को लेकर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। तो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैप्चर करना स्टेट्स के रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो डेवलपिंग द कंट्रीज माइनिंग सेक्टर को लेकर हैं, उन्हीं कंट्रीब्यूशन को कैप्चर करना, ठीक है। और प्रमोट करना माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को एंड एसेस करना स्टेट परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स को इवालुएट किया जाता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। अर्ली माइन ऑपरेशनलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस रिलेटेड टू नॉन कोल मिनरल्स।
ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टेट्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। आई बात समझ में? नाउ टॉप परफॉर्मर्स कौन है इन कैटेगरीज में? तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, ए बी सी। मध्य प्रदेश ए में है, टॉप परफॉर्मर है। उसके बाद राजस्थान एंड गुजरात। बी में गोवा, उत्तर प्रदेश एंड असम। सी में पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। ठीक, बात समझ में आई? नाउ मेजर एंड माइनर मिनरल्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो लीमस्टोन है इसको क्लासिफाई किया है एज अ मेजर मिनरल कंप्लीटली। अर्लियर लीमस्टोन जो थी वो माइनर मिनरल थी, इसके साथ साथ मेजर मिनरल भी थी। डिपेंड करती थी एंड यूज़ पे। ठीक है, कि एंड यूज़ क्या होगा लीमस्टोन का, तो उसी हिसाब से इसको यहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा, क्या या मेजर है या फिर माइनर है। नाउ अबाउट दी मेजर और माइनर मिनरल्स। ठीक है, तो अंडर माइनस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट MMDR एक्ट 1957 मिनरल्स को यहाँ पे ब्रॉडली क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में। एक तो मेजर मिनरल है, दूसरा माइनर मिनरल है। मेजर मिनरल कवर करती है फ्यूल मिनरल्स को, इसमें कोल है, लिग्नाइट है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। और मेटेलिक मिनरल्स में इंक्लूड होता है एटॉमिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, माइनर मिनरल्स में क्या है, इसमें वो मिनरल्स हैं, वो मटेरियल हैं जैसे कि मार्बल है, स्लेट है, शेल है, ये यहाँ पे कवर की जाती हैं। ठीक है, नाउ MMDR एक्ट ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग रूल्स को बनाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक जो है हमारा शॉर्ट न्यूज़ में इकोनॉमी को लेकर, उस पर चलते हैं। नाउ महा मिडटेक मिशन के बारे में बात करते हैं। महा मिडटेक मिशन को लॉन्च किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, नाउ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसको एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है फॉर साइंटिफिक रिसर्च एज पर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन के हिसाब से ये एक एपेक्स बॉडी है। नाउ महा मिडटेक मिशन के बारे में बात करते हैं। इसका एम क्या है? एक्सलेरेट करना इनोवेशन को इंडिया में। जो इंडिया का मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसमें इनोवेशन को एक्सलेरेट करना, रिड्यूस करना रेजिलेंस ऑन हाई कॉस्ट इम्पोर्ट्स पे। ठीक है, इसको कम करना, हाई कॉस्ट इम्पोर्ट्स को कम करना एंड प्रमोट करना इक्विटेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिकल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, फंडिंग प्रोवाइड करना, फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज़ को। इसमें एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्टार्टअप्स, MSMEs, मिड टेक इंडस्ट्रीज़ हैं और कोलाब्रेशंस बिटवीन एंटिटीज़ जो हैं उनको भी कोलाबरेट करना है और जो एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ कोलाबरेट करती हैं उनको भी फंड प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फंडिंग की बात करते हैं। 5 to 25 करोड़ पर प्रोजेक्ट यहाँ पे फंड प्रोवाइड की जाएगी, अप टू 50 करोड़ इन एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, नाउ एनेबलिंग सपोर्ट थ्रू नेशनल इनिशिएटिव्स जैसे कि पेटेंट मित्रा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मिड टेक मित्रा है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड क्लियरेंस, क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क फॉर क्लिनिकल वैलिडेशन एंड एविडेंस जनरेशन। तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा? इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ टेक्नोलॉजी एरियाज कौन कौन से? इनोवेटिव मेडिकल डिवाइस, ठीक है, इन विट्रो डायग्नोस्टिक इंक्लूडिंग हाई एंड फ्रंटायर टेक्नोलॉजीज, डीप टेक जैसे कि इमेजिंग है,
रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट्स हैं, रोबोटिक्स हैं, मिनिमल इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है, इम्प्लांट्स हैं, एआई मशीन लर्निंग इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, डिवाइसेस हैं। तो इन एरियाज़ को कवर किया जाएगा। इंडिया का जो मिड टेक सेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक सनराइज सेक्टर है, इसका वैल्यू कितना है, 14 बिलियन है, ठीक है। और ये 30 बिलियन का हो जाएगा 2030 तक। इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस एक्सपोर्ट है ये 4 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। नो मार्केट पोजीशन, फोर्थ लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस मार्केट है एशिया की, आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट बाय पीआरआई स्कीम, ठीक है। और भी नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी है एंड मेडिकल डिवाइस पार्क्स। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो पॉलिटी का पोर्शन है वो ख़त्म होता है। तो कल हम लाएंगे सिक्योरिटी को, ठीक है। सिक्योरिटी वाला टॉपिक बस अब 50% हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। 50% हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट 50% है, इसको 15 तक मैं करवा दूंगा और उसके बाद फिर हमारा नवंबर मंथ जो है वो भी आने वाला है, ठीक है। तो भाई मेरे पास कोई ऐसा टेक्निकल सिस्टम नहीं है, ठीक है। कोई भी फ़ोन पुराना है, ठीक है, एज ओल्ड एज है, ठीक है। कोई भी साउंड कार्ड नहीं है, कोई भी टैब नहीं है, कोई भी पेन नहीं है। तो ऐसे में उधर इधर का जुगाड़ करता हूँ।